ईपीएफ, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और आपको अपने पोर्टफोलियो में इन तीनों को इंक्लूड करना चाहिए या कितना पैसा किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना चाहिए, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर रही होगी। तो इस चीज को सॉल्व करते हुए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये तीन ऑप्शन कैसे आपके लिए सुटेबल रहने वाले हैं उसको अच्छे से कवर करेगी। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, रूपीफ्लेक्स के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं रिटायरमेंट प्लानिंग के स्पेसिफिक पर्पस के साथ, और तीन ऐसे ऑप्शंस जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको सुनने को जरूर मिले होंगे, या फिर आप ऑलरेडी उनके अंदर पैसा भी डाल रहे होंगे, बट कैसे इनको अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करना है, नहीं करना है, उस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों ही ऑप्शंस के तीन पैरामीटर के ऊपर सबसे ज्यादा बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन तीनों ही ऑप्शंस में रिटर्न्स कितने बनते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका पोर्टफोलियो क्या होता है, एग्जैक्टली आपका पैसा कहां पे लगता है। एंड तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि इन तीनों ही ऑप्शंस के अंदर क्या रिस्क आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहने वाला है। एंड लास्ट में इन सभी ऑप्शंस के अंदर टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से सोच रहे हो तो आपका कॉर्पस काफी बड़ा रहने वाला है, और उसके ऊपर 1% का भी एक्स्ट्रा टैक्स अगर आपको पे करना पड़ेगा तो उस केस में आपका कॉर्पस काफी अमाउंट से डिफर कर सकता है। तो इन सारी चीजों को मैं आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करूंगा, तो एंड तक पूरी वीडियो देख लेना, वरना बिना नॉलेज के गलती कर बैठोगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के बारे में। इसके लिए हमें इसके पोर्टफोलियो को समझना पड़ेगा। तो जो पहला और दूसरा पॉइंट है, इनको एक बार साथ में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ के अंदर जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जो रिटर्न है वो फिक्स रिटर्न की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा रहे हो। हाँ, ईपीएफ के अंदर कुछ पैसा ईटीएफ जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, इन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर भी लगाए जाते हैं, तो इक्विटी का पोर्शन थोड़ा बहुत रहता है। बट आपको जो रिटर्न है वो आपको फिक्स रिटर्न की कैटेगरी में ही दिया जाएगा, जो कि आपको पिछले 10 सालों के अंदर 8.1 से लेके 8.65% के बीच में हवर करता हुआ दिखा है। तो ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न 8.25% के आसपास रहा है। नेक्स्ट बात करें एनपीएस के बारे में, तो एनपीएस एक लॉक इन वाला प्रोडक्ट है, जो कि आपके लिए म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, पहले मैक्सिमम लिमिट होती थी कि आप 75% पैसा ही शेयर बाजार में लगा सकते हो, रिमेनिंग 25% आपको बॉन्ड्स के अंदर लगाना पड़ेगा। बट अब वो लिमिट हटा दी गई है, कोई भी इन्वेस्टर 100% पैसा भी इक्विटी मार्केट के अंदर लगा सकता है। यहाँ पर भी जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो आप 50,000 रुपए अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर सकते हो टैक्स बेनिफिट के लिए। वो क्या है एग्जैक्टली वो मैं लास्ट सेक्शन के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। बट इसके अलावा आप टीयर 2 एनपीएस के अंदर भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलने वाली है। इन दोनों ही कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको ये डिफाइन करना होता है कि आप कितना पैसा शेयर बाजार, कितना पैसा बॉन्ड्स के अंदर लगाना चाहते हो। अगर आप शेयर बाजार की तरफ जाना चाहते हो तो हिस्टोरिक रिटर्न 12 से 13% के आसपास रहे, लॉन्ग टर्म सीएजीआर में बात कर रहा हूँ। एंड अगर बॉन्ड्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 6 से 8% के बीच के रिटर्न रहे। कंबाइंड पोर्टफोलियो के बारे में सोचा जाए तो 9 से 10% के आसपास के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स जैसे कि कंप्लीटली आपके डिस्क्रेशन पे है कि आप अपना पैसा कितना यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो, कितने की एसआईपी शुरू करना चाहते हो, देन उसके बाद कौन सी स्कीम के अंदर पैसा लगा रहे हो। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड फंड्स है, शेयर मार्केट वाले फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, या फिर गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स है, या फिर इन सभी को कंबाइन करके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि इक्विटी एंड डेट है, बैलेंस एडवांटेज है, मल्टी एसेट फंड्स है। अगर इन सारे फंड्स के आपको नॉलेज नहीं है, आप क्लैरिटी के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो आप सभी के लिए मैं हर संडे को एक मास्टर क्लास रन करता हूं, जिसके अंदर इस पूरे पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करते हैं वो भी समझा देता हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे डिजाइन करना चाहिए उस चीज को भी हम कवर करते हैं। तो अगर आप इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ म्यूचुअल फंड के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर कितना पैसा डालना है, कब तक होल्ड करना है, ये सारी की सारी फ्रीडम आपके पास होती है। बट यहाँ पर भी रिटर्न जो है वो शेयर मार्केट डिपेंडेंट, बॉन्ड मार्केट डिपेंडेंट या गोल्ड सिल्वर डिपेंडेंट होते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप पैसा डाल रहे हो। तो लेट्स सपोज बात करें शेयर मार्केट के बारे में, तो यहाँ पर भी 12 से 13% का ऑन एन एवरेज सीएजीआर रहता है। अब बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे भी आपको 6 to 8% के आसपास देखने को मिलता है। कॉम्बिनेशन हाइब्रिड पोर्टफोलियोज के बारे में बात करें तो 9 से 10%, 12% के आसपास के रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो रिटर्न्स के बारे में समझने के बाद अब ये जरूरी है समझना कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस तरफ टिल्ट ज्यादा करेगा। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो जो कि अभी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है और उसके पास अभी 20 से 25 साल, 30 साल पड़े हुए हैं, तो इस इन्वेस्टर के लिए इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रहने वाला है। ये ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, रिटर्न ज्यादा बनाने के बारे में सोचेगा, तो इसलिए बॉन्ड का पोर्शन कम रहेगा।
बट वहीं अगर एक ऐसे इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी 50 या 55 की एज तक पहुंच चुका है, इस इन्वेस्टर के लिए आपका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो वो ज्यादा रहेगा, 70-80% के आसपास रहेगा और इक्विटी पोर्शन कम रहना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर पाओ, स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर पाओ, एक फिक्स रिटर्न आपको आए, जिससे जब आपकी रिटायरमेंट एक्चुअल में हो तब आप अपने पैसे के ऊपर ज्यादा फ्लक्चुएशन ना देखो। तो इस तरीके से आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के पोर्टफोलियो को डिजाइन करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो डिपेंड करने वाला है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों ही कैटेगरीज के रिस्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ के अंदर क्योंकि ये क्वासी गवर्नमेंट बैक्ड है, इसके अंदर जो रिटर्न्स है वो काफी हद तक बॉन्ड से डराइव किए जाते हैं। बॉन्ड्स के अंदर भी आप देखोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड काफी ज्यादा होते हैं। तो इस रीजन की वजह से डिफॉल्ट का रिस्क, यानी कि पैसा आपको नहीं मिलेगा या आपके पास रिटर्न नहीं आएगा या आपका रिटर्न टाइम से क्रेडिट नहीं होगा, इन सारे रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम चली जाती है। तो इसलिए ईपीएफ को काफी सेफ प्रोडक्ट माना जाता है। बट इसका खामियाजा आपको दूसरी तरफ भुगतना पड़ता है, जिसके अंदर आपका जो रिटर्न है वो ऑन एन एवरेज रहा है 8.1% या 8.2% के आसपास। तो इस रीजन की वजह से आपके पैसे के ऊपर ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने सारा का सारा पैसा सिर्फ ईपीएफ के अंदर ही डाला हुआ है, तो आप अपने पैसे के ऊपर बहुत अच्छा कॉर्पस बनता हुआ नहीं देखोगे। स्पेसिफिकली बात करूं एक न्यू एज इन्वेस्टर के लिए जो अभी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ईपीएफ इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, काफी सारा पैसा उसके अंदर वो डिप्लॉय करता रहे, जो कि वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन से किया जा सकता है। वो चीज यहाँ पे एक न्यू इन्वेस्टर के लिए एडवाइस नहीं होगी। उनके लिए अपने पैसे के ऊपर ग्रोथ बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए जो बाकी दो ऑप्शन है, एनपीएस है या म्यूचुअल फंड है, वो उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट रहने वाले हैं। एनपीएस के केस में बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए लिक्विडिटी बहुत बड़ा इशू रहता है। आपका जो पैसा है वो मेजॉरिटीली 60 ईयर्स की एज के बाद ही निकाल पाते हो आप। तो उसमें से भी आपको लमसम हटाने के बाद, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के केस में बात करो तो 20% का एन्युटी परचेज करना पड़ता है। एन्युटी क्या होता है? ये एक पेंशन इनकम है जो आपको अपने कॉर्पस, जो आपने पैसा कलेक्ट कर लिया है, उसमें से आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, जिससे आपको एक मंथली इनकम आता रहे। अब ये मंथली इनकम फिक्स्ड अमाउंट का होता है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर नहीं हो पाती है। तो एनपीएस के अंदर भी चैलेंजेस है कि आप इमरजेंसी के टाइम पे अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हो, जो कि ईपीएफ के केस में पॉसिबल है। आपको लिस्ट दी जाती है कि आप किस किस ड्यूरेशन के ऊपर अपने पैसे को निकाल सकते हो, जिसके अंदर आप अगर शादी करना चाहते हो, होम परचेज करना चाहते हो या मेडिकल इमरजेंसी है, इसके केस में आप पैसे को निकाल सकते हो। या फिर आप 1 साल से ज्यादा जॉब पे नहीं हो, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को टाटा बाय बाय बोल दिया है, तो भी आप अपने पूरे पैसे को निकाल सकते हो। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी जो पेंशन अमाउंट के लिए जो पैसा गया है, जो रिटायरमेंट के लिए पैसा गया है, वो नहीं निकलता है। जो आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो आपके पास निकल के आ जाता है। एनपीएस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एनपीएस कंप्लीटली एक रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू आप रिटायरमेंट के टाइम पे अपने पैसे को एक्सेस कर पाओगे, साथ ही साथ आप उसके ऊपर मंथली इनकम जनरेट कर पाओगे। लास्ट में बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्क है वो सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पर कोई लॉक इन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर इमरजेंसी के टाइम पे अपना पैसा निकाल देता है और वापस से रिटायरमेंट के लिए पैसा डालना भूल जाता है या डालता ही नहीं है, या फिर एसआईपी बंद हो जाती है। इस सारे रीजंस की वजह से जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड के अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। रियलिटी यही है कि हमारे यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग को लेके उतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। इस रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर लॉक इन ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्योंकि रिटर्न्स मार्केट डिपेंडेंट है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर सही टाइम पे रीबैलेंसिंग नहीं करी, और जब आप रिटायरमेंट के पास पहुंच गए उस टाइम पे मार्केट के अंदर क्रैश आया और आपने लॉसेस पे पैसों को निकाल लिया। तो ये एक रिस्क पैरामीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, टैक्सेशन। जब भी हम इन तीनों ही ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमें अलग अलग तरीके के टैक्सेस से डील करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ के जो कंट्रीब्यूशन है वो 80C के अंदर डिडक्टेबल होते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एक सेक्शन के अंदर डिडक्टेबल होता है। यहाँ पर जो रिटर्न्स है, जो एनुअलाइज्ड फिक्स्ड रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पेंशन इनकम आपको निकल के आने वाला है रिटायरमेंट के टाइम पे, जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। सेम केस बात करें एनपीएस के बारे में, तो यहाँ पर भी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके इनकम स्लैब में से डिडक्टेबल है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 80C 80D सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको आपका सीए बहुत अच्छे से समझा पाएगा। बट जो यहाँ पे रिटर्न्स है, अगर आप जो लमसम अमाउंट निकाल रहे हो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाली है। बट जो भी पेंशन इनकम आपको आएगी वो ऑर्डिनरी टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होने वाला है, यानी कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर वो इनकम ऐड हो जाएगी एंड उसके हिसाब से आपकी सैलरी टैक्स स्लैब के हिसाब से या बिजनेस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी वो इनकम काउंट की जाएगी। फाइनली म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ना तो कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है और ना ही इसके रिटर्न्स टैक्स फ्री है, सिवाय ईएलएसएस कैटेगरी के। ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर साल का 1.5 लाख रुपया आप अगर डालोगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहे हो,
तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अप टू 1.5 लाख रुपीस के कंट्रीब्यूशन ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर, और किसी कैटेगरी के अंदर नहीं, ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर अगर आप ये कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको अपनी सैलरी टैक्स स्लैब में से डिडक्शन देखने को मिलता है। रिटर्न्स के ऊपर किसी भी कैटेगरी में कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, सिवाय अगर आपने 1 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है, तो उसमें आप जब म्यूचुअल फंड को सेल करोगे तो उस टाइम पे टोटल प्रॉफिट में से शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के टोटल प्रॉफिट, फाइनेंशियल ईयर टोटल प्रॉफिट निकाल के उसमें से 1 लाख का डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा, और रिमेनिंग जो गेन्स हैं वो 12.5% की टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। ये अभी का करंट डेटा है, हो सकता है फ्यूचर में जाके बदल जाए। अगर बदल जाएगा तो हम आपके लिए नई वीडियो बना देंगे। उससे याद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। तो ये थी पूरी टैक्स कंसिडरेशन ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अब अगर आप मेरी वर्डिक्ट जानना चाहते हो कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या लेना चाहिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में तीनों चीजें लेनी चाहिए। तीनों अपने अपने हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेंगे और अपना बेनिफिट देंगी, दूसरे की कमियों को कवर करके आप आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पोर्टफोलियो को सही तरीके से डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो आप बॉन्ड या फिर फिक्स रिटर्न काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हैं। कुछ पैसा आप स्टेबिलिटी के लिए रखना चाहोगे, कुछ पैसा आप इमरजेंसी में निकाल सको इस चीज के लिए रखना चाहोगे, तो वो पोर्शन आप यहां पे बना के चलो। सेकंड, यहां पर आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। थर्ड, यहां पर आपको लॉक इन भी देखने को मिल जाता है। तो आप जब भी टेम्प्ट हो गए कि बिना किसी इमरजेंसी के घूमने जाने के लिए, फोन खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए पैसा निकाल लिया तो निकाल लिया, वापस नहीं जाता, आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके वहां पे वीक हो जाते हो, तो इस चीज को आप वहां पे कवर करके चलते हो। तो सबसे पहली बकेट आप एक ईपीएफ के थ्रू भी बना सकते हो। सेकंड बकेट, आप एनपीएस के अंदर कुछ छोटा छोटा अमाउंट, लेट्स सपोज आपने 3,000 4,000 रुपए की एसआईपी चालू कर दी एनपीएस के अंदर, जो कि साल भर में आपको 50,000 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन भी करके देते, जो आप अपने टैक्स स्लैब में से डिडक्ट कर सको। देन उसके बाद ये रिटर्न्स भी आपके म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे, कम से कम एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो होता है, उसके ऊपर इन्वेस्टेड रहेंगे। एंड आप चाहकर भी इस पैसे को नहीं निकाल सकते, तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जब आप रिटायर करोगे तब आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉर्पस जरूर रहेगा। फाइनली बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहां पर भी आप एक एडिशनल एसआईपी चला के छोड़ सकते हो, जिसके ऊपर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि कभी मेरे को फ्यूचर में 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसों की जरूरत पड़े तो मैं निकाल सकूं। बट अगर जरूरत ना पड़े तो मेरे पास एक अच्छा रिटर्न भी आता रहे, और अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के पोर्टफोलियो तक सक्सेसफुली पहुंच पाया तो डेफिनेटली ये पैसा मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे ही काम आने वाला है। तो ये तीनों ही आपको अपने पोर्टफोलियो के लेके अंदर चलने हैं। ईपीएफ का एक बकेट बनाइए, एनपीएस का एक बकेट बनाइए एंड म्यूचुअल फंड का एक बकेट बनाइए। तीनों के अंदर कंट्रीब्यूशन करिए और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को आज ही शुरू करिए। इफ यू वांट, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनकम कैसे जनरेट होती है, ये सारी चीजें चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक को जाके चेक कर लेना, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से प्रॉपर्ली डिजाइंड है। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इंडिया को इन्वेस्टमेंट लिटरेट बनाना मेरा और आपका दोनों का काम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.